स्कूल में जाने की प्रवृत्ति कम हो गई है, अब जाना पड़ रहा है। तो के पाठक तो उनको तुगलकी फरमान वाले दिखेंगे ही। जातीय जनगणना से कोई खास फायदा नहीं होगा। जातीय जनगणना जातीय उन्माद पैदा करेगा। इसका मतलब ये है कि सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं अपने दायित्व का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पाते। रिजर्वेशन को तो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। सामाजिक ताना बाना को तोड़ने में उनकी भी भूमिका रही है। शिक्षकों में नेता लोग बहुत हैं। Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। आज हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं कमलेश कुमार उर्फ बच्चू, जो कांग्रेस के प्रदेश सचिव भी हैं और साथ ही साथ प्रदेश प्रतिनिधि। सीधे उनसे जानने की कोशिश करते हैं। के पाठक की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। क्या मामला है, क्या अच्छाई है और क्या इन्हें समझ आया, इस पे बातचीत करेंगे। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, आपको भी सेलेक्ट 24 और सादिक भाई, आप उसके संपादक हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। के पाठक का हमने देखा, आपने एक पोस्ट डाला हुआ था कि के पाठक जैसा जो है वो हर जगह होना चाहिए। क्या मामला है, क्या उसमें आपको? मामला ये है कि के पाठक अभी शिक्षा विभाग में हैं जी। और जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि शिक्षकों में रेगुलर जाने की या पढ़ाने की तीव्रता बढ़ी है। जी। इसी तरह से कुछ दिन पहले आबकारी विभाग में था, उसमें भी शराबबंदी का जो था, शराबी लोग पकड़े जाते थे या ज़्यादा मात्रा में पकड़े जाते थे, शराब बेचने वाले भी पकड़े जाते थे, विभाग महकमा के लोग भी तत्पर रहने लगे थे। उसी नाते मैंने लिखा कि यदि सभी जिला में के पाठक जैसे कड़क मिजाज के जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक नियुक्त कर दिए जाएं तो प्रदेश बिहार जो है पूरे देश में नंबर 1 हो जाएगा। सीवान में भी आपके जिलाधिकारी की तारीफ़ें हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि औचक निरीक्षण कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, उनको लेके क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कर रहे हैं और हमको भी सूचना मिली है कि कई विद्यालय में या कई विभाग में वो जा रहे हैं और कर रहे हैं, और ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये उनके स्वागत योग्य कदम है। लेकिन एक ढर्रा अगर देखा जाए तो जिस तरीके से वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं के पाठक, तो शिक्षक समाज में अगर देखा जाए तो थोड़ी सी नाराज़गी भी है। लोग कह रहे हैं कि तुगलकी फरमान जारी करते हैं, तरह तरह से लोगों को टॉर्चर करते हैं। देखिए, किसी भी व्यवस्था में यदि फंगस लग गया होगा और उसको आप तत्काल रूप से साफ़ करने का प्रयास कीजिएगा तो थोड़ा ना थोड़ा परेशानी तो होगी ही। शिक्षकों में नेता लोग बहुत हैं। स्कूल में जाने की प्रवृत्ति कम हो गई है, अब जाना पड़ रहा है। तो के पाठक तो उनको तुगलकी फरमान वाले दिखेंगे ही। क्या लगता है प्राइवेट स्कूल में जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से लोगों के शोषण होते हैं, अगर सरकारी स्कूल में के पाठक जैसे लोग हों, सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं अगर दुरुस्त हो जाएं तो क्या शिक्षा में सुधार आएगा? देखिए, सरकारी स्कूल में जो कॉन्ट्रैक्ट पर भी आधारित शिक्षक हैं उनका भी तनख्वाह प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों से ज्यादा है। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे अच्छा करते हैं। इसका मतलब ये है कि सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं अपने दायित्व का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पाते। यदि वो अपने दायित्व का निर्वहन सही ढंग से करें तो प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत क्या है। और इसी सरकारी स्कूल के शिक्षकों का सही ढंग से दायित्व का निर्वहन नहीं करने की वजह से बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं और उनका शोषण हो रहा है, उनके परिजनों का शोषण हो रहा है पैसे के रूप में। सुधार कैसे होगा? सुधार का यही तरीका है कि सरकारी स्कूल में जैसे दिल्ली में केजरीवाल स्कूल व्यवस्था लाए हैं, उसी तरह से बिहार में सरकारी स्कूल की व्यवस्था लानी होगी। के पाठक जैसे ऑफिसर्स होंगे जगह जगह पर, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर हैं या आरडीडी हैं या एजुकेशन डायरेक्टर हैं, वो सब लोगों को इस पर ध्यान देना होगा। और शिक्षक को भी अपने दायित्व का पूरा ध्यान देना होगा कि सरकार जो उनको तनख्वाह देती है बदले में वो अपने जितना जानते हैं उतना तो कम से कम बच्चों को पढ़ाएं। शिक्षा की बात चल रही है, बीपीएससी के थ्रू शिक्षक के जो एग्जाम होने को है, इसको लेकर के भी काफी हो हल्ला हो रहा है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? चूंकि एक पढ़े लिखे समाज से आप आते हैं, आपको क्या लगता है, क्या एग्जाम देने से शिक्षकों को भागना चाहिए? देखिए, बीपीएससी के थ्रू शिक्षकों का एग्जाम हो, हम इसके पक्ष में हैं। लेकिन जो शिक्षक 20 वर्ष या 15 वर्ष से शिक्षक के रूप में नियुक्त हैं, उनका एग्जाम यदि बीपीएससी के तहत अभी लिया जाए और वो क्वालिफाई नहीं करें और उनको हटा दिया जाए, इसके पक्ष में हम नहीं हैं। कम से कम अभी से बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति हो। जैसे लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जब शिक्षकों की बहाली हुई थी तो वो बीपीएससी के माध्यम से ही हुआ। इसलिए उस समय जो शिक्षक बहाल हुए वो बाद के शिक्षकों से ज्यादा टैलेंटेड और ज्यादा कैलिबर वाले थे। एक नया मामला आया है, हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना को फिर से एक बार करने के लिए हरी झंडी दे दी है।
क्या लगता है आपको, जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा? जातीय जनगणना से कोई खास फायदा नहीं होगा। जातीय जनगणना जातीय उन्माद पैदा करेगा और इसमें होगा ये कि जिनकी संख्या ज्यादा होगी वो ज्यादा उन्मादी हो जाएंगे और जिनकी संख्या कम होगी वो मारे जाएंगे, पीछे जाएंगे। तो ये मान के चला जाए कि समाज को बांटने का एक नया तरीका आ गया है। स्वाभाविक है, जब आप जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर खुद विभेद पैदा कर रहा है, उसकी गिनती करा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उसमें बाद में उन्माद पैदा होगा ही। मुस्लिम समाज का पूरा वोट लालू जी के पास था जी। अब उस वोट को वो हासिल करना चाहते थे जी। इसलिए उन्होंने उसमें डिवीजन किया, पसमानदा शब्द का इजाद किया जी। और उस वोट को पाया जी। उसी तरह से सामाजिक ताना बाना को तोड़ने में उनकी भी भूमिका रही है। लेकिन वो परफॉर्मर अच्छे हैं, परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं, काम अच्छा करते हैं, ईमानदार हैं और कार्य के प्रति सचेत रहते हैं, लेकिन वो जातीय जोड़ घटाव में वो भी रहते हैं। तो अब क्या लगता है, इससे नीतीश कुमार को या फिर बिहार को कितना फायदा होगा? जातीय जनगणना से कितना फायदा होगा इसको तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जातीय जनगणना पर आधारित शायद वो सारी व्यवस्थाएं हैं कि किसको कितना लाभ मिलने वाला है। तो सवाल ये है कि आप जातीय आधारित लाभ देने के बदले यदि आप आर्थिक आधार पर लाभ देते हैं तो ज्यादा बेहतर होता। कारण है कि 4 जाति जिसको सवर्ण कहा जाता है, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, लाला और मुस्लिम लोग में शेख, सैयद, पठान 7 और 1-2 और जाति है जो सवर्ण के नाम पर बिहार में मारे जाते हैं। जबकि उस जाति में भी एक से एक गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन चूंकि उन पर ये जाति का ठप्पा लगा हुआ है कि शेख, सैयद, पठान है या राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण है, वो सरकार का कोई लाभ नहीं ले पाते। और जो ऐसे जाति के लोग हैं जो चिराग पासवान जैसे, तेजस्वी यादव जैसे, मायावती जैसे बड़े बड़े घराने से बिलोंग कर रहे हैं, आज वो जातीय जनगणना के आधार पर या जातीय आधार पर उनको लाभ मिलता है, चूंकि वो इस रेशियो में नहीं आते, इस अनुपात में नहीं आते। रिजर्वेशन को किस रूप में आप देखते हैं? क्या इसके आधार में परिवर्तन लाना जरूरी है या फिर जात और समाज के नाम पर आज भी इससे इस लोगों को इससे वंचित रखा जाए? देखिए, रिजर्वेशन को तो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए, ईमानदारी से। हो सकता है कि जो दलित जाति के हैं या ओबीसी जाति के हैं या ईबीसी जाति के हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा संख्या में खराब होगी तो उनको ज्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन सवर्णों के भी आर्थिक स्थिति खराब है, उसमें भी बहुत कमजोर लोग हैं। जब बात आ जाएगी कि आर्थिक स्थिति देखी जाए तो उसमें तो फिर किसी जाति और किसी धर्म का कोई मतलब नहीं रहेगा। जिसकी आर्थिक स्थिति खराब हो उसको लाभ दिया जाए, जो ज्यादा से ज्यादा। और इसी के लिए क्रीमी लेयर बना था जी। क्रीमी लेयर का मतलब यह है कि जातीय लाभ लेने वाले लोग यदि लाभ लेकर कुछ मुकाम पा लेते हैं, कोई ऊंचाई पा लेते हैं, तो उनको उस लाभ से मुक्त करके फिर नए लोगों को उस व्यवस्था में लाना है। लेकिन आज वो हटने को तैयार नहीं है। आज वो लोग भी उस लाभ को अभी भी, चाहे वो हवाई जहाज से भी चलते हैं, फिर भी उस लाभ को लेने के लिए तत्पर हैं जी। ये गलत है। सिस्टम में बदलाव के लिए क्या लोगों को जागरूक होना चाहिए? लोगों को, अभी इलेक्शन आने हैं, किस तरीके से लोगों को तैयारी करनी चाहिए कि सरकार में परिवर्तन आए या फिर उनके हित की बात समझी जाए? एक बात लोग तय कर दे कि हम वोट देंगे परफॉर्मेंस के आधार पर। किस टाइप का परफॉर्मेंस? विकास को आधार बनाकर हम वोट देंगे। यदि हमारे जो एमएलए हैं, हम उनको एक टारगेट देंगे, यदि उस टारगेट को अचीव नहीं करेंगे हम उनको वोट नहीं देंगे। लेकिन होता यह है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कमजोर परफॉर्मर एमएलए लोग भी वोट को हासिल कर लेता है। तो जब आप वोट जाति और धर्म के आधार पर देते हैं तो फिर विकास के मांग आप उससे नहीं कर सकते हैं। वो जानता ही है कि अंततोगत्वा हम इनको जाति धर्म के बंधन में बांध लेंगे और वोट इनका हासिल कर लेंगे। इसलिए इससे बचिए और परफॉर्मर को आप वोट दीजिए, देश और प्रदेश विकास करेगा। बहुत शुक्रिया कमलेश जी, हमारे स्टूडियो आए, हमसे बातचीत किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे हमारे साथ कमलेश जी, जो कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि हैं और साथ ही साथ प्रदेश सचिव भी हैं। इन्होंने जिस तरीके से बातें की, अगर आपको लगता है कि बहुत सही है या गलत है, जो भी आपको समझ में आता है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जा करके अपनी राय दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select24 न्यूज़।
फेसबुक पेज को भी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।